चलो ओके सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक वन सेकंड विद अ न्यू वीडियो ऑफ क्लास 10। कुछ पहले डाउट्स कर लेते फटाफट से। तो एक डाउट्स है किस टॉपिक से, आई बिलीव इकोनॉमिक्स है ना, इकोनॉमिक्स का पब्लिक फैसिलिटीज टॉपिक से। ठीक है, एक क्वेश्चन है भैया, व्हाट इज पब्लिक फैसिलिटी। ठीक है, तो पब्लिक फैसिलिटी सब लोग सुन लो क्योंकि सबके काम का है। सबसे पहली बात कि व्हाट इज पब्लिक फैसिलिटी, दिमाग में सब लोग एकदम याद रखना कि ऑल सच फैसिलिटीज और सर्विसेज which are provided by government to all its citizens alike, मतलब वो सारी सेवाएं या वो सारी व्यवस्थाएं जो सरकार अपने सारे नागरिकों को एक जैसे समान तरीके से देती है बिना किसी भेदभाव के बराबर क्वांटिटी। मतलब ये वो फैसिलिटी होगी जो मुकेश अंबानी को भी उतना ही मिलेगा जितना एक रिक्शा वाले को मिलेगा, है ना। तो उस चीज को हम लोग बोलेंगे पब्लिक फैसिलिटी। अब सवाल ये है कि क्या क्या आता है इसके अंदर, ये तो हो गया इसका डिफिनीशन। अब सवाल है कि इसके अंदर इंक्लूड क्या क्या है, व्हाट इंक्लूड्स, है ना। तो याद रखना सबसे पहले स्टार्ट किस चीज से करेंगे, तो वाटर में क्या होगा, तो सेफ ड्रिंकिंग वाटर, स्वच्छ पीने का पानी, दैट इज द फर्स्ट थिंग, फर्स्ट रिक्वायरमेंट दैट कम्स अंडर दिस पब्लिक फैसिलिटी। सेकंड थिंग फूड सिक्योरिटी, है ना, खाना। आप कहोगे सर खाना सबको, तो बिल्कुल हाँ, इसी के तहत राशन शॉप्स के जरिए सरकार हर आदमी को खाना मुहैया करवाती है। तो यस, फूड सिक्योरिटी इज द सेकंड थिंग। ठीक है, फूड सिक्योरिटी हो गया, सेफ ड्रिंकिंग वाटर हो गया। अब दूसरा क्या रहेगा, सैनिटेशन यानी कि स्वच्छता। उसके बाद आ जाएगा क्या, ड्रेनेज यानी कि नाला, है ना। ठीक है, उसके अलावा क्या आ जाएगा, यू कैन से रोडवेज और कंस्ट्रक्शन, है ना, सड़क का निर्माण। सड़क किसी आदमी का नहीं होता, क्या सरकार का होता है, सरकार सबके उपलब्ध करवाती है ये चीजें। अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट की जो चीजें हो जाएंगी, फॉर एग्जांपल रेलवे, एयरवेज, वाटरवेज, दिस काइंड ऑफ थिंग। तो ये चीजें मोटा किसमें आ जाती है, पब्लिक फैसिलिटीज में आ जाती है। डीटीसी लगा देते हैं, लाइन बहुत बड़ी है इसमें। म्यूजियम भी रख सकते हो आप, हेरिटेज भी डाल सकते हो आप, एवरी काइंड ऑफ थिंग। इवन की जो टॉयलेट्स होते हैं ना, वो टॉयलेट्स भी आप डाल सकते हैं, जिसको हम लोग सुलभ शौचालय बोल देते हैं, या फिर पब्लिक टॉयलेट जो होते हैं रोड के किनारे बने होते हैं, नहीं, जहाँ पर भी आप खड़े होकर हाथ धोने से गोदावरी से जमुने से कर देते हैं ना। तो दैट इज ऑल कम्स अंडर व्हाट, पब्लिक फैसिलिटी। तो ये भी आपको समझ में आ गई। अब आपको इस चैप्टर में किस चीज के बारे में पढ़ना है, तुमको इस चैप्टर में पढ़ना है, हम लोग सबको पढ़ना है फूड सिक्योरिटी के बारे में, हमको खाने के बारे में पढ़ना है। ठीक है, खाने में दो तीन बात इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे अगर क्वेश्चन आएगा कि बहुत गहराइयों तक डूब के, तो आपको दो तीन टर्म्स आपको याद रखने हैं। नंबर वन टर्म इज पीडीएस, ठीक है, बता रहे हैं। नंबर सेकंड टर्म इज कॉल्ड एमएसपी, ठीक है। अब बात करते हैं पहले पीडीएस की। पीडीएस इज कॉल्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को सीधा सीधी भाषा में क्या बोलते हैं, राशन शॉप, राशन की दुकान, है ना। और यहाँ से क्या मिलता है, तो यहाँ से बाबू अनाज मिलता है। कैसा अनाज है वो, सब्सिडाइज, याद रखना, सब्सिडाइज का मतलब सब्सिडी वाला अनाज मिलेगा, सब्सिडाइज ग्रेन्स, ठीक है, मिलेगा। इक्वल टू ऑल, सबको बराबर मिलेगा, सबको बराबर मात्रा में मिलेगा, ठीक है। और ये क्यों मिलेगा, क्योंकि राइट टू लाइफ है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ का मतलब जीने का अधिकार, जीवन का अधिकार। इसीलिए सुसाइड को भी क्राइम माना गया है। अगर आप लटकते हैं, आप बच जाते हैं, तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा, ठीक से, है ना। तो बाबू अगर लटकना है तो ठीक से लटकना, बात सही है ना, बिल्कुल नहीं, सीधे नहीं कर दो। यही वाली बात है भाई कि अगर कोई देख ले, कोई केस कर दे आप पे कि लटक रहा था, पुलिस आ करके आपका फोटो
जेल होगा, सिंपल बात है। चोरी भी क्राइम कब है? जब खुद साबित हो जाए, चोरी पकड़ा जाए। जब तक नहीं पकड़ा तब तक घबरा जाए नहीं। हमारे स्कूल डेज में एक बच्चा हमारा क्लासमेट हुआ करता था, शिव शंकर पोद्दार। क्या नाम था? पोद्दार उसका सरनेम था, शिव शंकर पोद्दार। तो ये बंगाली नहीं होते हैं, वे आर लाला जी, बढ़िया बोल सकते हो आप। तो बड़ा टैलेंट था बेचारा, और वीडियो में देखिए तो नालायक करता क्या था कि हम लोग स्कूल की स्ट्रेंथ इतनी होती थी कि ऑलमोस्ट एक शिफ्ट में 4000 से 4200 बच्चे होते थे। तो गेट खुल जाता था, मेन गेट नहीं, अटेंडेंस 2 टाइम हो जाता था, एक सुबह में और एक लंच के बाद, क्योंकि ग्राउंड में बच्चा नहीं हटता था। ग्राउंड उस कंपैरिजन में के अनुसार छोटा था, तो मेन गेट खुल जाता था, जिसको जहाँ जाना है जाओ। अच्छा, लंच भी होना था 40 से 45 मिनट का। हम लोग तो डेरा चले जाते थे, क्योंकि वॉकिंग डिस्टेंस तक स्कूल से डेरा का 10 मिनट, हम लोग डेरा आके खाना खा के चले जाते थे लंच में ना। तो लॉजिक ये तो पोद्दार स्कूल के ठीक सामने में एक कचौड़ी वचौड़ी की दुकान थी। पोद्दार के अंदर टैलेंट देखो, 50 आदमी के हाथ के भीड़ में से वो भी अपने वो हाथ घुसाता मुट्ठी बांध के, अब थोड़ी देर में उसका हाथ मुट्ठी खुल जाता है, कहता है कि अंदर ये एक प्लेट कचौड़ी। जैसे सारे पैसा अभी तो दिए, 10 रुपये मिले नहीं, अभी तो दिए, देखिए तो मोड़ा को रखा हुआ है, ऐसा लाल लाल लगा हुआ है नहीं। कॉन्फिडेंस के साथ बेचारा बोलता था, सामने वाले को लगता है किसी ने बच्चा दिया होगा, 5 को पूरी सब्जी उसको मिल जाता हाथ में, बेचारा लेके उसको आते हुए चला आता। सप्ताह के 5 दिन में 4 दिन ऐसे ही खाता था, एक आध दिन जल्दी से पैसा देके खा लेता। टैलेंट था। तो लॉजिक का मैजिक ये है कि अपने पास में 8वां से 10वां तक 8 to 10 3 साल लगातार कचौड़ी ऐसी खाया होगा नहीं नहीं पकड़ा है। हकीकत भी है, बेच भी लेता था वो लोग, मतलब हमको लगता है कि उस 45 मिनट में उन लोगों की बिक्री भी होती थी। इतना कम था, 1000 बच्चा खा लेता था यार, उस 1000 हाथ में एक आदमी पीडीओ हाथ चल गया तो कौन भी लोग हो गए। चलिए मोटा मोटा हो गया पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसको बोलते हैं राशन दुकान, और इसमें सब्सिडी ग्रेन्स मिलता है। अब ये सब्सिडी ग्रेन क्या होता है, तो वही है आपका एमएसपी, जिसपे बहुत ज्यादा बवाल नहीं हुआ था आज से 1 साल पहले किसान आंदोलन के टाइम। एमएसपी को बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है ये, कि सरकार क्या करती है, आप किसानों से, हम लोगों से अनाज खरीदती है, ठीक है, किस रुपए पे, सपोज करो 20 रुपए किलो पे, 20 रुपए पर किलो पे भी हमसे गेहूं खरीदेगी सरकार, गवर्नमेंट, और इसको गवर्नमेंट क्या करेगी, अब एक नया टर्म मैं जोड़ रहा हूं यहाँ पे नंबर 3, दैट इज एफसीआई, ठीक है, एफसीआई या फिर बफर स्टॉक्स, बफर स्टॉक्स, ठीक है, ध्यान देना। तो सरकार क्या करती है कि गवर्नमेंट 20 रुपए पर किलो के हिसाब से खरीदी और उसने इस अनाज को कहाँ जमा किया, तो एफसीआई गोदाम में जमा किया, इसको कहा गया बफर स्टॉक, ठीक है। और इसी अनाज को सरकार 2 रुपए किलो, कितने रुपए किलो, 2 रुपए किलो बांटती है राशन दुकान में, मतलब 18 रुपया इसमें लॉस सरकार का होता है और किलो गरीबों को बांटने में, प्लस ट्रांसपोर्टेशन ऐड करके, पहुंचाने का ऐड करके ऑलमोस्ट 20 से 21 रुपए किलो सरकार लॉस सह के गरीबों को अनाज देती है। सवाल है किसको देती है, तो ये भी याद रखना, बीपीएल, दोज हु आर अंडर बिलो पॉवर्टी लाइन। तो जो गरीब है, बिलो पॉवर्टी लाइन है, उनको सरकार राशन दुकान के थ्रू सब्सिडी रेट में अनाज जो बांटती है, दैट इज कॉल्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है। कैसे पूरा एक बार कर दे, एक बार रिपीट कर देखो, पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, विच वी कॉल राशन शॉप। राशन शॉप में क्या मिलता है, तो सब्सिडी ग्रेन्स मिलता है, मतलब सब्सिडाइज वैल्यू का अनाज मिलता है। किसको मिलता है, तो बीपीएल वालों को मिलता है, दोज हु आर पुअर, बिलो पॉवर्टी लाइन। सर जी, गांव नहीं, देखिए आपके गांव में जो सबको मिलता है
तो उसको लेने का तरीका होता है। तरीका कैसे होता है मैं समझाता हूँ। मैं टैक्स पेइंग हूँ, मैं अगर टैक्स पेइंग हूँ तो मेरा नाम बीपीएल में नहीं है, लेकिन कागज पे हम अपनी दादी को हमसे अलग किए हुए हैं। मतलब पापा जी का और दादी का क्या है, ऑन पेपर बंटवारा है, ठीक है, ऑन पेपर। तो पापा जी और हम लोग सब हो गए एपीएल, एबव पॉवर्टी लाइन, तो हमें अनाज नहीं मिलता है। लेकिन दादी है बीपीएल क्योंकि वो अकेली है, विधवा है, तो गरीब हो गई, वो है बीपीएल में, तो दादी को अनाज मिलता है और इसकी वजह से घर में अनाज आ जाता है। पहली बात। अच्छा, जब इंदिरा आवास योजना के तहत, जिसको आज हम लोग बोलते हैं प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना, घर बनाने के लिए 1.5 लाख रुपए हमको नहीं मिला था, दादी को मिला था, पैसा घर में आया। हम अमीर है लेकिन दादी बेचारी गरीब है, नहीं तो ऐसे ही गांव में सब ले लेता है, बुझ रहे हो? हाँ ठीक है। तो एमएसपी हो गया, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, द प्राइस ऑन विच गवर्नमेंट परचेज फूड ग्रेन फ्रॉम फार्मर्स। धन्यवाद। चलो दिखाओ तो क्वेश्चन बताने दें। हो गया हो गया हो गया। जी बाबू। बाबू प्राइवेट सेक्टर क्या होता है? All such economical activities which are controlled by, managed by, owned by any private individual person will call private sector. ऐसी कोई भी धंधा, ऐसा कोई भी काम जो इकोनॉमिकल काम हो, मतलब आर्थिक काम हो, और वह काम किसी प्राइवेट आदमी द्वारा, जो सरकार का हिस्सा नहीं है, उसके द्वारा किया जा रहा है, कंट्रोल किया जा रहा है, संचालित किया जा रहा हो, विल बी कॉल्ड प्राइवेट। फ्यूसिस कैडेट इंस्टीट्यूट, चलिए डर हो गई बात? हाँ सब है ना, डन हो गई बात? क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? चले चैप्टर में वापस, चैप्टर में वापस चले, चलिए चैप्टर में वापस चलते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन में लास्ट क्वेश्चन मुझे बताइए जल्दी से। इसको लिखना भी है, कुछ नहीं करना, लिखने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। टेलीग्राम है मेरे साथ, तो देखिए कितना क्लियर है। बहुत अच्छा, डाल देना टेलीग्राम में, डाल दो। चलो डन। ओके, लास्ट क्वेश्चन जल्दी से बताइएगा। Who was? लगा लिया नहीं, इसका मतलब मैंने आपको सिर्फ लिखवाया था क्वेश्चन, ये टॉपिक समझाया नहीं। लास्ट क्वेश्चन जो समझा दिए थे वो बताइए। मतलब यूनिफिकेशन शुरू हुआ है कि नहीं? Who were junkers? ये टॉपिक हुआ है। लैंडलॉर्ड ऑफ पर्सिया लिखवाए थे हम, लिखवा दिए थे, ठीक है। Who was Otto von Bismarck? ये हुआ था, ये भी बता दिए थे। अच्छा ठीक है, छोड़ जाएगा, हम आपको फिर से करवा देते हैं, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, तो तुरंत हो जाएगा। तो आप सब लोग ओपन कर लो पेज नंबर 19 फ्रॉम ऑफ योर हिस्ट्री बुक। दिस इज पार्ट 4, ठीक है। पार्ट 4 ऑफ हिस्ट्री
चैप्टर हम लोग दोबारा भी पढ़ेंगे तो चिंता करने की बात नहीं है रिविजन में, ठीक है। कोई भी डाउट हो जस्ट गो थ्रू द डाउट, आप डाउट पूछ लेना पूरा चैप्टर को रीड करके, ठीक है। चलो सो बेसिकली जैसे पार्ट 4 आप स्टार्ट करते हो चैप्टर का, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच यू गेट फ्रॉम द चैप्टर इट इज हु वर जंकर्स, ठीक है। बहुत एक लाइन का आंसर है, याद रखना the landlords of Prussia, the landlords of Prussia या सीधा जर्मनी लिखो, the landlords of Germany they called what? Junkers, ठीक है। सरल तो ध्यान दीजिए, तो ये बता दिया मैंने। अब देखो दूसरा क्वेश्चन जो आता है ना, बहुत ध्यान से सुनना। क्वेश्चन क्या आएगा आपसे, दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे। पहला क्वेश्चन क्या हो सकता है, हु इनिशिएटेड जर्मन यूनिफिकेशन, हु इनिशिएटेड जर्मन यूनिफिकेशन। जब भी कभी क्वेश्चन के अंदर ये वाला वर्ड डाल दे इनिशिएटेड, कुछ मत लिखना, क्या लिखोगे, राजा का नाम है। राजा का नाम क्या था, कैसर विलियम, कैसर विलियम, अरे यार सेकंड में दास आ गया, कैसर विलियम 1। धन्यवाद। याद रखना इनिशिएटेड टर्म जैसे ही आएगा कैसर विलियम 1। बट इफ क्वेश्चन आस्क हु लेड German unification, then now your answer change। आप अगर लेट वर्ड डाल दिया, आंसर क्या हो जाएगा, ऑटो वन बिस्मार्क। देखो बहुत सिंपल भाषा में समझो कि ये वो थे जिन्होंने क्या किया, यूनिफिकेशन को करने का ऑर्डर दिया। एक तरीके से झंडा दिखाया, हरा झंडा कि हाँ चलिए कीजिए, लेकिन करना किया इन्होंने, पूरे प्रोसेस को, यस पूरे प्रोसेस को इन्होंने डील किया था। दिस इज द ओनली रीजन कि ऑटो वन बिस्मार्क वाज कॉल्ड द, एक और वर्ड है ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना। आपको क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि हु वाज द आर्किटेक्ट ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन, ऑटो वन बिस्मार्क। धन्यवाद। चलिए नेक्स्ट नंबर 4 में हो जाएगा कि which steps taken under जर्मन यूनिफिकेशन। जर्मन यूनिफिकेशन में कौन कौन से स्टेप्स लिए गए, देखो 3 लड़ाइयां हैं, बस वही याद रखनी है आपको, कुछ नहीं याद रखना। 7 साल का टाइम लिया गया था, और इस 7 साल में 3 कंसेक्यूटिव वॉर टेक प्लेस। याद रखना, प्रूसो फ्रैंको वॉर मतलब पर्शिया और फ्रांस की लड़ाई है ना। प्रूसो फ्रैंको वॉर मतलब प्रूशिया एंड डेनमार्क। उसके बाद आएगा, नहीं ऑस्ट्रेलिया नहीं है, प्रूसो ऑस्ट्रो वॉर मतलब ऑस्ट्रिया। तो यस, फर्स्ट वॉर विद फ्रांस, देन विद डेनमार्क, देन विद ऑस्ट्रिया। धन्यवाद। क्लियर है, चलिए हो गया। लास्ट इस टॉपिक से क्वेश्चन बनता है कि मेंशन द चेंजेस, कौन कौन से बदलाव हुए जर्मन यूनिफिकेशन के बाद, चेंजेस आफ्टर जर्मन यूनिफिकेशन। इसका आंसर बहुत इजी है, एक लाइन में इसका आंसर, एक वर्ड में आंसर अगर याद रखना तो ही पॉसिबल है। तो क्या, ज़ोल्बिनीन, ये इसका एक वर्ड का आंसर है। मतलब समझना कैसे कनेक्टेड होगा। ज़ोल्बिनीन क्या था, कृष्ण मोहन बताएगा। बताओ कृष्णा, ज़ोल्बिनीन क्या था?
से काम चलेगा? बताओ। कथी था? कुछ ना कुछ तो था। कुछ याद करो, बताओ ना। तो हमको समझे में नहीं आ रहा है कि काहे ऐसे कर रहा है। यूनियन था सर। मतलब दुकानें संभाल रहा है, सोच के बैठी है। दुकान उतना बड़ा सामान को लेकर पाएंगे। इकोनॉमिक सोच से ध्यान देना। मतलब प्लानिंग तय है कि नहीं दुकानें संभाल रहा है और छोटा वो प्लेयर नहीं आ रहा है। हम थोड़ा सा सामान बोलो तो पहले फिर उससे आपसे बात कर लें कि सर फरमाइए उसी लाइन व्यवस्था में। कह रहा था कि किसी को मॉल बनवाएंगे। सर तो क्या दिक्कत है? हैं? ऐसा ही है, काहे नहीं बोल रहा है? सही बोला है। बट ज़ोल्वरीन था एक कस्टम यूनियन। It was initiated by whom? Persian king. So exactly the same happened. After the unification, all the measures which used to carry forward in Zolverin or in Persia just come forth for the whole Germany. मतलब जितने भी मेजर्स थे पूरे पर्शिया के लिए वो सारे के सारे जर्मनी के लिए लागू कर दिए गए। इसमें क्या क्या था? स्टैंडर्ड रेट सिस्टम, स्टैंडर्ड मेजरमेंट सिस्टम, स्टैंडर्ड करेंसी। उसके अलावा द बैंक्स बिकम मॉडर्नाइज, ठीक है। जर्मन बिकम नेशनल लैंग्वेज ऑफ द कंट्री, जर्मनी जर्मन। दोनों की बात क्लियर है? अच्छा, विलियम कैसर विलियम बिकम प्रोक्लेम्ड एज अ किंग ऑफ यूनिफाइड जर्मनी। इनको प्रोक्लेम कर लिया गया पूरे जर्मनी का राजा। और ऑटो वन बिस्मार्क बिकम द फर्स्ट चांसलर ऑफ जर्मनी। याद रखना, द वर्ड चांसलर मीन्स द प्राइम मिनिस्टर। ही बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जर्मनी। तो आपसे एक नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि हु बिकम द चांसलर और द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जर्मनी आफ्टर यूनिफिकेशन। याद रखिएगा, ऑटोमन बिस्मार्क। हु बिकम द एम्परर ऑफ यूनिफाइड जर्मनी? कैसर विलियम। ध्यान बात क्लियर है? लॉजिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इटली में। क्वेश्चन आप इटली का वाला सभी लिखवाने होंगे। लिखोगे इन हाउ मेनी प्रोविंसेस इटली वाज डिवाइडेड? In how many provinces या parts Italy was divided? इटली वाले टॉपिक का पहला क्वेश्चन यही बनता है, provinces या parts। Italy was divided in how many regions भी आप लिख सकते हो। इटली was divided। याद रखना है आपको कि इटली was divided in 7 regions। कितना? 7। तो 7 regions पे डिवाइडेड था इटली। अब इसमें से जो सबसे पहला डिवीजन था दैट इज द सर्डिनिया पिडमॉन्ट एंड दिस सर्डिनिया पिडमॉन्ट रीजन कहाँ था? ईस्ट एंड वेस्ट का रीजन था ये। इसके अलावा नॉर्थ में कौन था? नॉर्थ में राज था ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर। नॉर्थ में ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर सब बुक में है, रीड करोगे सारा मिल जाएगा। उसके बाद साउथ में किसका कंट्रोल था? बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन। और सेंट्रल में कंट्रोल था पोप का। पोप यानी कि फादर मतलब तो चर्च, ठीक है। तो दिस इज द रीजनल डिवीजन ऑफ इटली। जल्दी कॉपी कर लो। इसके बाद वाला क्वेश्चन जस्ट इससे रिलेटेड है, इसलिए इसको मिटाएंगे नहीं। बाबू हाँ मुख्य यही है, बाकी के 3 अच्छा क्या
50 क्वेश्चन का आपको पर्याप्त वीडियो मिलेगा रिकॉर्डेड। नहीं साइंस से 50 के साइंस के 3 में पास नहीं बाबू, 50 को बायो, 50 को केमिस्ट्री, 50 को फिजिक्स, 50 को मैथ्स, 50 को इंग्लिश, 50 को फिजिक्स। उससे तो क्लास आएगा कहीं नहीं क्या आपका कंप्यूटर बैठे ठीक है। अच्छा नहीं 50। और उसके बाद कहने का सेंस है कि हालांकि सुबह में हम लोग क्लास खोलने की प्लानिंग कर रहे हैं, मतलब आप लोग के लिए नहीं खुलेगा, है ना, एक समर कैंप प्लानिंग हो रहा है। लेकिन समर कैंप मतलब इन द सेंस करेगा कि समर एजुकेशनल समर कैंप कैसे योजना है। चलो समझाएंगे इन हाउ मेनी रीजन्स ये बता दिया। अब देखो, अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन क्या बनता है कि मेंशन द स्टेप्स taken under mention the steps taken under what Italian unification अब आप सब लोग एकदम सारा काम बंद करके इस पूरे सिस्टम को समझिए, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है और आपको समझ में आएगा कि दिमाग कितना था बंदे के पास, यूनिफिकेशन कैसे कितना समझदारी के साथ किया है इटली के यूनिफिकेशन को। यू कैन से कि यूरोप का ये सिंगल यूनिफिकेशन है जहाँ पे बहुत कम खून निकला बहा, इन द सेंस कि लेस डेथ्स, किलिंग्स, wars, less killings, everything is less और सबसे फास्टेस्ट यूनिफिकेशन भी हो गया। कैसे वो समझिए, द आर्किटेक्ट, इस पूरे यूनिफिकेशन का जो आर्किटेक्ट था उसका नाम था कैवोर एंड हु वाज कैवोर? कैवोर वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ सर्डिनिया पिडमॉन्ट। कैवोर कौन था? ही वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ सर्डिनिया पिडमॉन्ट। अब आपको ये सुनते ही समझ में आ गया होगा कि सर्डिनिया पिडमॉन्ट ओनली लेड द यूनिफिकेशन, मतलब इन्होंने ही पूरे यूनिफिकेशन को किया है। अच्छा क्यों किया है? बिकॉज आपको बुक में लिखा हुआ मिलेगा दे वर द ओनली इटालियन प्रिंसली हाउस, यही लोग सिंगल इटालियन थे, यही राजवंश केवल इटालियन राजवंश था, बाद बाकी बाहरी राजा था। क्लियर है बात? तो इसमें राजा कौन था? तो इसके राजा का नाम क्या था? फ्रेडरिक विलियम, आई बिलीव वही होगा। Victor Emmanuel II. So Victor Emmanuel II was the king of Sardinia Piedmont and Cavour was the, you can say, chief minister of Sardinia Piedmont. बात कर रहे हैं? अब समझिए इसने किया क्या। पहली लड़ाई थी किसके साथ? ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग के साथ। ठीक है, हुआ यूं कि ऑस्ट्रिया, फ्रांस वर्सेस ऑस्ट्रिया एक वॉर चल रहा था। कैवोर क्या किया? कैवोर गया फ्रांस के पास, बोला कि भैया ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग ने यानी कि ऑस्ट्रिया ने हमारा भी कुछ हिस्सा कब्जा रखा है, ठीक है, यूनिफिकेशन के लिए हमें भी चाहिए, सो वी आर सेंडिंग द होल आर्मी टू यू, वी बोथ टुगेदर फाइट, और जब वो हार जाए तो हम भी अपना वाला हिस्सा ले लेंगे। इस चक्कर में फ्रांस की बहुत बड़ी आर्मी के साथ इसने अपनी छोटी सी आर्मी घुसा दी और फ्रांस के लॉस में अपना प्रॉफिट निकाल के अपना ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग नॉर्थ का हिस्सा को कब्जा कर लिया। जब ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग हारा तो शर्त के नियम के अनुसार नॉर्थ का हिस्सा जो था उसने फ्रांस को दिया और फ्रांस ने अपने वादे को निभाते हुए सर्डिनिया पिडमॉन्ट को सौंप दिया। सो दिस पार्ट डन। क्लियर हो गई बात? अब आते हैं थर्ड को छोड़ के फोर्थ में। फोर्थ में क्या है?
the central region of Italy was controlled by Pope. Pope means church, and church means Roman Catholic. Roman Catholic. अब आप रोमन कैथोलिक का मतलब ये समझ लो कि there are two type of Christians. क्रिश्चियन पूरे वर्ल्ड में दो टाइप के हैं. नंबर 1 is Roman Catholic and number 2 is Protestant. Number 1 is Roman Catholic and number 2 is Protestant. नाम सुनो, Protestant मतलब those who protest. Roman Catholic they become Protestant. अब दोनों में अंतर, ऐसा ही उसने पूछा. रोमन कैथोलिक फॉलो फादर. जो फादर बोलेगा रोमन कैथोलिक को मानने वाला वही मानेगा. सिंपल भाषा में हिंदुओं में जो ब्राह्मण है, जो ब्राह्मण जो बोलेगा उसी को मानने वाले परिवार को बोलेंगे क्रिश्चियन के हिसाब से रोमन कैथोलिक, है ना. अगर आप इस्लाम की बात करें तो जो मौलवी और मौलानाओं की बात सुन के उसको मान लेगा उसको कहेंगे रोमन कैथोलिक इस्लाम का. ठीक. प्रोटेस्टेंट जिसने कहा कि व्हाट इज रिटन इन द बाइबल दैट इज ओनली ट्रू. जो बाइबल में लिखा है हम उसी को मानेंगे क्योंकि जीसस ने इसी को लिखा है. सो दैट इज कॉल्ड प्रोटेस्टेंट. फादर भी तो बाइबल नहीं, फादर अपने आप अपनी चीजों को फॉलो करता है. अगर आप इस्लाम की बात करें तो कुरान कुछ और कहता है और शरीयत कुछ और कहता है. शरीयत कानून को किसने लिखा? मौलवी मौलानाओं ने लिखा अपने फायदे के लिए, अपने हिसाब से. उसी तरीके से ब्राह्मणों ने अपने हिसाब से चीजों को बनाया. गीता में अलग कुछ है, गीता में कृष्ण ने कुछ भी अलग कहा है, लेकिन ब्राह्मणों ने अपने हिसाब से अपने पूरे रूल्स को लिखा, सिस्टम को क्रिएट किया. बिल्कुल गलत है. तो रोमन कैथोलिक में वही है, फादर जो कहता है वही सुनता है. तो अब देखो ध्यान से समझना लॉजिक. तो सेंट्रल कंट्रोल में था पोप के, पोप यानी कि चर्च, चर्च यानी कि रोमन कैथोलिक. ठीक. पूरा फ्रांस रोमन कैथोलिक है. पूरा फ्रांस रोमन कैथोलिक और इसकी भावनाएं जुड़ी थी फादर के साथ. सो फ्रांस ने अपनी एक बहुत बड़ी सेना दे रखी थी किसको? फादर को, फॉर प्रोटेक्शन पर्पस. अब कैमोर ने देखा कि फ्रांस बहुत बड़ा है, अगर हम पोप पे हमला करेंगे तो फ्रांस आ जाएगा वॉर में. तो ये शांति से बैठा रहा. कब तक? जब तक वॉर शुरू नहीं हुआ किसके बीच? रूसिया वर्सेस फ्रांस, जिसकी अभी हमने चर्चा की थी, क्रूसो फ्रैंको वॉर. जैसे प्रूशिया और फ्रांस का वॉर शुरू हुआ, क्या वॉर कूद के पहुंचा किसके पास? ऑटोमन बिस्मार्क के पास. ये वो यूनिफिकेशन कर रहा है, हम भी यूनिफिकेशन कर रहे हैं. नहीं, तुम लोग दोनों भाई भाई, हम अपना सेना तुमको भेज देते हैं, लड़ा दो फ्रांस के खिलाफ. नहीं, और इतना ज्यादा मजबूर कर दिया फ्रांस को कि फ्रांस ने पोप के पास की सेना वापस बुला ली. ठीक है. जैसी सेना इनके पास से हटी, कैमोर ने एक लेटर भेजा पोप को, शांति समझौता कि इज्जत से चुपचाप मिल जाइए, हमने हम आपको बाइज्जत रहने देंगे, और नहीं मिलोगे तो कूट के मिलाएंगे. और देखो कि लात खा के मिलना है कि बिना लतियाए के मिलना है. पोप भी देखा कि इज्जत बचाते हैं, है ना, और चुपचाप मिल गया. तो डन हो गया. ये भी दोनों समझ गए. अब आते हैं तीसरे. साउथ जो था ना, इट वाज वेरी फार फ्रॉम सर्डिनिया पिडमॉन्ट. तो साउथ के लोगों को एग्जैक्टली पता भी नहीं था कि दे आर इटालियन, मतलब इटालियन वर्ड भी कोई है, बिकॉज इन्होंने कभी अपने आप को माना ही नहीं इटालियन. तो कैमोर ने देखा कि जब यहाँ के लोग ही हमको नहीं मानते, हमको नहीं जानते हैं, तो दिस बिकम वेरी हार्ड. तो कैमोर ने क्या किया? साउथ में पहुंचा और यहाँ के सारे जमींदारों को बुलाया, लैंडलॉर्ड्स. अब उनको ऑफर दिया कि वी आर डूइंग यूनिफिकेशन, हम पूरा इटली को मिला रहे हैं और एक देश बना रहे हैं. इफ यू सपोर्ट अस, अगर तुम हमें सपोर्ट करोगे, सो आफ्टर यूनिफिकेशन हम तुम्हें जमीन का मालिकाना हक दे देंगे एंड यू बिकम स्टार्ट लिविंग फ्रीली. मतलब कोई टैक्स वैक्स ये वो बहुत ज्यादा, मतलब फ्रीली अच्छा ऑफर. और जमींदारों को कंट्रोल में लेकर के जमींदारों को, यहाँ के लोकल जमींदारों पीसेंट्स को राजा के खिलाफ बगावत करवाया. मतलब यहाँ तो उसने आर्मी नहीं भेजा, खाली हथियार दिया और लोकल को प्रोवोक किया, और यहाँ के लोकल्स की सहायता से राजा के खिलाफ विद्रोह करवा के राजा को भगवा दिया.
पार्ट ऑफ टू सिसिलीज इन द बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन साइड, और इस तरीके से इतने साउथ को भी कब्जा किया। सो ही डिड द होल यूनिफिकेशन इन अ वेरी डिप्लोमेटिक वे व्हिच वी कॉल कैबॉर, द चीफ मिनिस्टर ऑफ सर्डिनिया ब्रेनवार्ड। ठीक है बात, चलिए एक क्वेश्चन बनता है आपसे, एक और क्वेश्चन बन जाता है बीच में। व्हाट वाज लाटालिया? व्हाट वाज लाटालिया? लाटालिया, लाटालिया नहीं, रॉन्ग। आप कभी मत लिखिएगा वाइफ ऑफ विक्टर इमैनुअल। इट वाज अ र्यूमर, इट वाज अ र्यूमर। र्यूमर का मतलब होता है अफवाह। हुआ यूं था, हाँ यूं था कि यूसीपी मजीनी, गैरिबल्डी, ये लोग खड़े थे विक्टर इमैनुअल के बगल में, and they were shouting Italia from today we are Italia। अच्छा, इतने हाइट से इटालिया इटालिया चिल्ला रहे थे कि नीचे खड़े बहुत दूर खड़े लोगों तक आवाज पहुंचते पहुंचते लटालिया पहुंचा। लोगों को लगा कि लटालिया was the name of the Victor Emmanuel's wife and he was shouting the wife's name। तो खुशी में रानी का नाम चिल्ला रहा है ना? तो it was a rumor, people thought that Latalia was the name of the wife of Victor Emmanuel, but it was not like that. It was really Italia, which is like Italian in terms of Italian। क्लियर है बात? आपका ब्रिटिश यूनिफिकेशन छोड़ के खत्म हो गया। एक क्लास और का टॉपिक बचा है किताब के इस चैप्टर में। तबीयत से पूरे चैप्टर को अभी तक पूरा पार्ट 4 तक रीड कर लेना, बहुत डाउट निकलेगा, है ना? आपका ये सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, है ना? मे पॉसिबल कि सैटरडे क्लास हम लेंगे, जब हम क्लास लेंगे तो उसमें अपने टॉपिक हम क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। टेक केयर, गुड डे, बाय बाय।